जहाँ ठंड में बाहर कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बाहर का मौसम देख तो लोग बस घर के अंदर रजाई में ही दुबके रहना पसंद करते थे। लेकिन इतनी ठंड में गरीब हरीश लगातार रिक्शा लेकर सवारी के इंतजार में खड़ा था। आज उसे सुबह से खड़ी खड़ी शाम हो गई थी, लेकिन आज उसे एक भी सवारी नहीं मिली थी। सर्द हवाओं के थपेड़े लगातार उसे तमाचे मार रहे थे। हे भगवान, तू हमेशा हम गरीबों के दुखों को क्यों बढ़ाता जाता है? तू जानता है ना, पिछले 3 दिन से हमने अन्न का एक भी दाना मुंह में नहीं डाला। और तो मेरे बेटे राजू की तबीयत भी ठीक नहीं है, ठंड से उसका बुरा हाल है। लेकिन फिर भी मुझ गरीब बाप के पास इतने पैसे नहीं कि अपने बेटे को दवाई दिलवा सकूं या उसे खाना खिला सकूं। रहम कर प्रभु, हम गरीबों पर दया कर। वो प्रभु से अपना दुख बता ही रहा था कि तभी एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उसके पास आया। अरे ओ रिक्शा वाले, मुझे लक्ष्मीनगर छोड़ दो। जी साहब बैठिए। शुक्र है भगवान का, आज तो कोई सवारी मिली है। रिक्शा खींचते हुए हरीश लगातार आगे बढ़ता जाता है। लगभग आधे घंटे तक रिक्शा खींचते खींचते वो लक्ष्मीनगर पहुंचते हैं। साहब उतरिए, लक्ष्मीनगर आ गया। लड़खड़ाते हुए वो आदमी जाने लगा। हरीश ने उसे रोकते हुए कहा, साहब मेरे पैसे साहब। मुझसे पैसे लगा तू, जा यहाँ से। जानता मैं कौन हूँ? गुंडा हूँ इस इलाके का, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जग्गा से पैसे मांगे। अब जाता है, चाकू डाल दो तेरे पेट में। है हरीश घबरा गया और रोते हुए वहाँ से चला गया। अब काफी अंधेरा होने लगा, इसलिए वो रोते हुए घर चला गया। बाहर बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी थी। ये देख हरीश घबरा गया। वो जल्दी से अंदर गया तो उसने देखा उसका 5 साल का बेटा राजू मरा पड़ा था। उठ जाना मेरे लाल, देख बाबा आते ही होंगे पैसे लेकर, फिर हम तेरे लिए दवाई भी लाएंगे और खाने के लिए रोटी भी। बाबा आ गए अब। बाबा राजू उठ नहीं रहा, देखो ना कब से सो रहा है, उठाओ ना इसे। हाँ, ये तो आपकी बहुत बात मानता है ना, आप ही इसे उठाइए ना, बोलिए ना इसे जागने के लिए। उनकी बातें सुन हरीश भी फूट फूट कर रोने लगा। अब कभी वापस नहीं आएगा हमारा राजू, हमसे बहुत दूर चला गया। इस गरीबी से उसे सदा सदा के लिए छुटकारा मिल गया। मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि उसे अगले जन्म में गरीबी, भुखमरी ये सब ना झेलना पड़े। उसका जन्म एक अच्छे बड़े घर में हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज मकान मालिक वहां आया और पिछले 3 महीने से किराया न भरने के कारण वो उन्हें घर से बाहर निकाल देता है। और सुन, तूने जो आज मेरे बकाया किराया देना था वो तू चुका नहीं पाएगा, इसीलिए उसके बदले में मैं तेरा ये रिक्शा रख रहा हूँ। चल अब निकल यहाँ से। ऐसा मत करो साहब, ये हमारी रोजी रोटी का जरिया है। वो सब मुझे नहीं पता, अब निकलो मेरे घर से। अपना थोड़ा सा सामान सर पर उठाकर वो कड़कड़ाती ठंड में पैदल निकल पड़ते हैं। चलते चलते रमा अपने पति से, अब हम क्या करेंगे जी, इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? अब तो रोजी रोटी का काम भी छिन गया। तुम दोनों चिंता मत करो, कोई ना कोई ठिकाना तो मिल ही जाएगा। उन्होंने गांव भर में सबसे मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। चलते चलते वो लोग जंगल की तरफ चल पड़े। वो लोग बहुत थक गए, उन्हें भूख और ठंड दोनों ही लग रही थी। बाबा मुझे भूख और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, कहीं ऐसा ना हो मैं भी राजू की तरह मर ही जाऊं। चुप कर बेटी, ऐसा नहीं बोलते। मैं अपने एक बच्चे को खो चुकी हूँ, लेकिन अब अपनी बच्ची को नहीं खो सकती, और इसके लिए मुझे कोई ना कोई जुगाड़ करना ही होगा। सर्दियों में ठंड से बचने के लिए पहाड़ी इलाकों में लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं। कहते हैं लकड़ियों के घर में ठंड भी कम लगती है। अगर हम भी लकड़ी का घर बनाकर उसमें रहें तो। लेकिन कहाँ रमा, हमारे पास तो गांव में कोई जमीन भी नहीं है। अरे तो गांव में रहने के लिए कौन कह रहा है, हम इस जंगल में भी तो रह सकते हैं ना। लेकिन इस जंगल में रात को जंगली जानवर आ गए तो? हाँ, लेकिन उसका भी उपाय है मेरे पास। वो क्या? हम अपना घर जमीन पर ना बनाकर पेड़ पर बनाएंगे। क्या पेड़ पर घर? हाँ, पेड़ पर घर। मेरी सहेली नीतू जब घूमने गई थी तो उसने बताया था कि उन्हें एक पेड़ के घर में ठहराया गया था जो कि पेड़ पर बना था। बस फिर क्या था, रमा जंगल में एक ऐसे पेड़ की तलाश करने लगी जहाँ वो पेड़ पर घर बना सके। कुछ देर बाद उसकी नजर एक बड़े से विशाल पेड़ पर गई। हाँ, ये पेड़ बिल्कुल सही है मेरा पेड़ ससुराल बनाने के लिए। रमा की बातें हरीश की समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रमा अच्छे से जानती थी कि उसे क्या करना है। उसके बाद हरीश और नेहा की मदद से उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर उनसे पेड़ पर लकड़ी का घर बनाकर तैयार कर लिया। उन सब की मेहनत से एक बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो गया। लो जी, मेरा पेड़ का ससुराल बनकर तैयार हो गया। माँ, ये घर तो बहुत सुंदर है, यहाँ तो बहुत मजा आएगा, और पेड़ पर होने की वजह से कोई जानवर भी हमें परेशान नहीं करेगा।
सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि कोई मकान मालिक भी हमें परेशान नहीं करेगा। और देखो तो इसमें ठंड भी नहीं लग रही। हाँ, लेकिन अब हमें कोई काम का जुगाड़ करना होगा ताकि हम अपनी रोजी रोटी चला सके। फिलहाल के लिए जंगल के पास जो नदी है उसके किनारे पर ये साग लगा था, अभी मैं इसे ही बना देती हूँ। साथ में ये भुट्टे भी मिले हैं, इनको पीसकर मैं इनकी रोटी बना देती हूँ। कुछ ही देर में रमा भुट्टे की रोटी और साग बनाकर तैयार कर देती है। इतने दिनों बाद उन लोगों ने अन्न खाया था। अब वो लोग तसले में ही जंगल से तोड़ी गई छोटी छोटी लकड़ियों से आग भी जला लेते, जिससे उनके घर में काफी गर्मी बनी रहती है और उन्हें ठंड नहीं लगती। हरीश भी अगले दिन से मजदूरी के काम पर निकल गया, जहां उसे लकड़ियां काटने का काम मिल जाता, जिससे उसके पास थोड़े पैसे भी आने लगे और अब उनका राशन पानी का जुगाड़ भी होने लगा। अब उनकी सर्दियां उस पेड़ के ससुराल पर अच्छे से बीतने लगी। सावित्री ने सोचा था कि घर में 4 बहू आएंगी तो घर में खुशियों की कमी नहीं होगी और उसे थोड़ा आराम मिलेगा। उनके जाने के बाद से मैं अकेली घर संभाल रही हूँ। अभी मुझे इस काम से मुक्ति चाहिए, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। सावित्री ने अपने चारों बेटों के सामने ये अर्जी रखी। सच में सावित्री पूरी जिंदगी मेहनत करती आई है। अपने चौथे बेटे के जन्म के बाद ही उसका पति मर गया था और उसके बाद से सावित्री को घर के साथ साथ दुकान भी संभालनी पड़ती थी। और फिर उन चारों ने अपनी अपनी दुकान खड़ी कर ली। तब जाकर सावित्री ने ये अर्जी रखी। बड़े बेटे कुशल ने कहा, हाँ माँ ठीक कह रही है, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ माँ, हम शादी के लिए तैयार हैं, आप लड़की ढूंढिए। ये सुनकर सावित्री की जान में जान आई। उसने लड़की देखनी शुरू की और 1 महीने के अंदर चारों की शादी फाइनल हो गई और एक ही दिन में चारों भाइयों की शादी भी हो गई। उस रात सावित्री ने चैन की सांस ली। अब मैं पैर पर पैर रखकर आराम से बैठ सकती हूँ, चैन की सांस ले सकती हूँ। मेरे घर में 4 बहुएं आ चुकी हैं, अब वही घर संभालेंगी। ठंड का मौसम आ रहा है, एक बहू मेरे लिए चाय बनाएगी तो और एक बहू पकौड़े तलेगी। ऐसे ही खुशी खुशी मेरा बाकी जीवन बीत जाएगा। सावित्री ने दहेज भी नहीं लिया था, वो बस एक ही चीज चाहती थी, शांति। अब तो बस मेरी चारों बहुएं मिलजुल कर रहें और घर को स्वर्ग बनाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सावित्री को क्या पता था कि उसकी बहुएं खुद को स्वर्ग की अप्सरा समझती हैं। शादी के एक दिन बाद से ही चारों के नखरे शुरू हो गए। सुबह सुबह सावित्री के चारों बेटे अपनी अपनी दुकानों में जाने के लिए तैयार होने लगे। सावित्री ने बहुओं से कहा, बहू जल्दी जल्दी नाश्ता बनाओ, मेरे बेटों को काम पर जाना है। ये सुनकर बड़ी बहू रेखा दूसरी बहू सीमा से कहने लगी, ऐ सीमा, रसोई में जाओ और नाश्ता बना। नहीं दीदी, मैं खाना नहीं बना सकती, आग के पास जाने से मेरा गोरा रंग खराब हो जाएगा। और रे बाप रे रानी साहिबा, अगर रंग की इतनी चिंता थी तो शादी क्यों की? मैं भी तो गोरी हूं, तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना, मेरा रंग भी खराब हो जाएगा। हाँ हाँ, तुम सब तो गोरी हो, मैं तो कोयले की खदान में पैदा हुई थी, मैं भी नहीं बनाऊंगी खाना। तो फिर मैं भी नहीं बनाऊंगी, देखती हूँ कौन बनाती है। इसी बात को लेकर चारों बहुओं में बहस छिड़ गई और किसी ने खाना नहीं बनाया। माँ भूख लगी है, दुकान पे भी जाना है, हमारा नाश्ता किधर है? अब तक तो कभी सुबह के नाश्ते में देर नहीं हुई। रुक जा बेटा, मैं देखती हूँ। बहू क्या बात है, अभी तक नाश्ता बनकर तैयार नहीं हुआ? नहीं माँ जी, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं है, सभी दूध की धुली हुई है ना, आग के पास जाने से रंग खराब हो जाएगा। ये क्या बात हुई बहू? ठीक है बड़ी बहू, तुम बड़ी हो, तुम अभी नाश्ता बना लो, मैं बाद में देखती हूँ इन सबको। नहीं, मैं क्यों बनाऊं, मैं बड़ी बहू हूं तो क्या हुआ, सब कुछ मैं नहीं कर सकती? सभी ने खाना बनाने से इनकार किया तो सावित्री को ही रसोई में घुसना पड़ा। लेकिन अपने बेटों के लिए उसने नाश्ता बना दिया, लेकिन उसके बेटे फिर भी नाराज हो गए। क्या माँ, आज कितनी देर हो गई? अपनी बीवियों को बोल, कोई भी खाना बनाने के लिए तैयार नहीं थी। अब हम दुकान छोड़ के घर के कलेश संभालेंगे क्या? आप संभालो ये सब। ये बोलकर चारों खाना खाकर दुकान के लिए निकल गए। बेचारी सावित्री दोनों तरफ से फंस गई। बहू, खाना मैंने बना दिया, अब बर्तन धोने का काम तुम लोगों का है। मैं नहीं धो सकती माँ जी, मैंने शादी के लिए नेल एक्सटेंशन किया था, मेरे नाखून खराब हो जाएंगे। मेरे हाथ कितने सॉफ्ट है माँ जी, बर्तन धोने से खराब हो जाएंगे। ये दोनों बर्तन नहीं धोएंगी तो मैं भी नहीं करूंगी। हाँ तो मैं भी नहीं करूंगी, सब कुछ मुझे क्यों करना पड़ेगा?
सावित्री ने सोचा था कि घर में बहुएं आएंगी तो काम से छुटकारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा पड़ गया। सावित्री का काम बढ़ गया। पहले 5 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, 5 लोगों के बर्तन धोने पड़ते थे। अब तो 9 लोगों का खाना और बर्तन करना पड़ रहा था। कैसी कामचोर बहुएं आई हैं घर में, मेरा सर दर्द बढ़ा दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। उसके बेटों ने भी सोचा था कि शादी करके उन्होंने जिम्मेदारी पूरी कर दी है, अब घर के मामले में उन्हें दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन घर के अंदर तो उल्टा ही हो रहा था। माँ जी, मेरा खाना मेरे कमरे में ला दीजिए ना, मेरे पैर में दर्द है। माँ, मेरा खाना भी ला दीजिए ना, मेरे कमर में दर्द है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा भी खाना ला दीजिए, मेरा भी खाना ला दीजिए। मैं क्यों सब कुछ करूं, और कोई तो कुछ नहीं कर रही है। इधर उधर दौड़ते और भागते हुए सावित्री की हालत खराब हो गई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये तो उल्टा ही पड़ गया। मुझे ही भागना पड़ रहा है, मुझे बैठने का भी मौका नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो पहले था, मुझे इतना ज्यादा भागना तो नहीं पड़ता था। सावित्री को सुबह से लेकर शाम तक भाग भाग कर काम करना पड़ रहा था। बहुओं के कपड़े भी धोने पड़ते थे और दिन रात ठंडे पानी से काम करते हुए सावित्री बीमार पड़ गई। सावित्री बेहोश होकर बाथरूम में गिर पड़ी। उसके बेटे घर पर नहीं थे। कुशल कुछ काम के लिए घर आया और बाथरूम में अपनी माँ को उसने इस हालत में देखा। माँ, क्या हुआ आपको? माँ! वो अपनी माँ को गोद में उठाकर अस्पताल की ओर भागा। डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, तब जाकर सावित्री को होश आया। घर लौटकर सावित्री के चारों बेटों ने अपनी बीवियों को बहुत डांटा। शर्म नहीं आती तुम लोगों को, हैं? आज तुम लोगों की वजह से अगर मेरी माँ मर जाती तो क्या होता? हमें नहीं चाहिए ऐसी बीवियां जो हमारी बूढ़ी माँ का ख्याल तक ना रख सके। एक काम करो, सब अपना बैग पैक कर लो, हम आज ही तुम सबको तुम्हारे माँ बाप के घर छोड़कर आते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। चलो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, हमसे गलती हो गई। चारों बहुओं ने सावित्री और अपने पतियों से माफी मांग ली और उसके बाद से घर का हाल ही बदल गया। अब सावित्री 4-4 बहुओं के होने से आराम से पैर पर पैर रखकर बैठने लगी।